बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। आमिर मतीन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत और आलमी दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें बड़ी मुफस्सल हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो आज हमारे सामने चीज़ें आई हैं उसमें हमने देखा कि बड़ी ही शदीद मंदी रही है और इसका सिलसिला जो जोड़ा जा रहा है वो जोड़ा जा रहा है ट्रंप के जारहाना टैरिफ वॉर के उस फैसले से, जिसने ना सिर्फ अमेरिका को मुतासिर किया है बल्कि अरब ममालिक की जो मार्केट्स हैं उनको शदीद मुतासिर किया है। पूरी दुनिया के साथ जब पाकिस्तान अपना मवाजना करता है तो हमें यह देखने की ज़रूरत है कि हमें क्या कुछ करना है, फौरी तौर पे हमें इस मामले से निपटने के लिए क्या कुछ करना है और क्या ये भी हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि नेगोशिएट कर सके। अगर ऐसा है तो हमें कितने मुस्बत रद्द अमल की तवक्को करनी चाहिए, दुनिया इससे किस तरह से निपट रही है और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ क्या हैं, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ जब हम पाकिस्तान की अंदरूनी खाना सियासत की बात करेंगे तो यकीनी तौर पर PTI की बात होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने ये फैसला करना है कि जी हमने सड़कों पर आना है और मुज़ाहमती तहरीक शुरू करने के बारे में बार बार बात होती है, उनके तो अपने अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो इस कदर शदीद हो गए हैं कि हर लीडर की एक अपनी पॉलिसी है और हर लीडर का अपना ही एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे सामने आ रहा है। सबको सब मालूम है, मगर जुनैद अकबर साहब जब भी गुफ्तगू करते हैं तो यही कहते हैं कि किसी किस्म की कोई धड़ेबंदी नहीं है। PTI की सियासत के ऊपर भी बात होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी गुफ्तगू इसलिए होगी क्योंकि ऐसा लगता है कि नहरों के मामले के ऊपर जो चीज़ें हमारे सामने आई, पूरी कौम ने देखी, जो फैसले किए गए उसके बाद पीपल्स पार्टी के अपने ही गले ये पूरा मामला पड़ गया है और उनकी ठन चुकी है इस मामले के ऊपर। इन चीज़ों के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल के ऊपर माहिर मैशत तो हमारे साथ होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान की सियासत है उसके अंदर PTI उन्होंने तो फैसला करना था ईद के बाद हमने सियासत पे आना, उधर इख्तलाफात को ख़त्म करके सड़कों पर आना है, तो सड़कों पर वो कब आएंगे? जी, उनके सड़कों पे आने का डायरेक्टली जो इस वक्त है, इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन समझ लें जिसके अंदर खित्ते की और दुनिया में क्या हो रहा है और उसको पाकिस्तान में उसको जो हो रहा है उसके तनाजुर में देखें। मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। इस वक्त जो है, जो ये ट्रंप साहब की पॉलिसी टैरिफ वॉर जो उन्होंने स्टार्ट की है, उससे दुनिया जो है एक बहुत बड़े तब्दीली में से गुजर रही है और ये तब्दीली इतनी बड़ी है कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका का ही बनाया हुआ जो निज़ाम था, इकनॉमिक ऑर्डर था, जिसके अंदर डॉलर की सुप्रीमेसी रही और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी भी अमेरिका रहा, तो अमेरिका ने ही ट्रंप साहब की निगरानी में उसको बिल्कुल अपसाइड डाउन कर दिया है। अब वो पुराना निज़ाम तो चला गया है, अब ये देखना है कि नया निज़ाम क्या बनता है। फ़िलहाल ये है कि ये बहुत बड़ा, इससे इसकी शॉक वेव से पूरी दुनिया हिल गई है कि एक तो है बेयकीनी कि ये नहीं पता कि अमेरिका के ही ट्रंप साहब के मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं कि ये क्या, ये आज न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा था कि खुदा के लिए इसके अंदर नरमी पैदा करें क्योंकि बेयकीनी की वजह से स्टॉक मार्केट जो है दुनिया भर में मंदी जा रही है। 6 ट्रिलियन डॉलर्स, मतलब आप समझ लें कि 6000 जो है अरब डॉलर जो है वो अमेरिका की मार्केट में से उड़ गया है। यही हाल जो है बाकी 5.9% जो है वो S&P का इंडेक्स अमेरिका का उड़ गया है। नैस्डैक जो है 5.8 गिर गई है। एशिया की मार्केट का भी यही है। जापान की निकी इंडेक्स जो है 225 पॉइंट गिर गई है, 6% गिर गई है। हांगकांग, चाइना, कोरिया, इंडिया, पूरी दुनिया में हमारी अपनी जो स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि बड़ी छोटी मार्केट है, पर हमारे भी 6000 पॉइंट से ज़्यादा का झटका हमें भी लग गया है। तो उसकी बुनियादी वजह ये बेयकीनी है कि अमेरिका के लिए, अब ट्रंप के लिए, कि वो कोई इतना बड़ा गैम्बल कर चुके हैं क्योंकि अब पीछे हटना इतना आसान नहीं है उनके लिए कि आगे मिड टर्म इलेक्शन आते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी करें और इसके असरात जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इससे अमेरिका की जो ट्रेड गैप है, डेफिसिट है, वो कम हो और उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग उठ सके। ये होते होते कुछ अरसा लग जाएगा, सालों लग जाएंगे। मगर इस दौरान में अगर उनकी महंगाई जो है 5% से ज़्यादा हो गई, और अभी फ़िलहाल तो उनकी जॉब से फ़र्क नहीं पड़ा, मगर अगर मैन्युफैक्चरिंग मज़ीद कम हुई
और जो है महंगाई ज़्यादा हो गई, 5% से ज़्यादा हो गई, तो ट्रंप के लिए डोमेस्टिकली भी मुश्किलात होंगी। फिर इसके बाद काफ़ी मुल्क हैं, बड़े मुल्क, फॉर एग्जांपल चीन तो बिल्कुल रिटेलिएशन कर रहा है, जो उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं वो भी कर रहे हैं, कनाडा भी रिटेलिएट कर रहा है, EU भी रिटेलिएट करने का सोच रहा है, ज़्यादातर छोटे ममालिक और UK वगैरह भी, बड़े ममालिक भी निगोशिएट कर रहे हैं। सो हर मुल्क अपने मफाद के मुताबिक फ़ैसला कर रहा है, तो इसलिए ये हमारे लिए मैं ये क्योंकि मुहावरा दोहराता रहता हूँ कि ये हाथियों की लड़ाई में हम चूटी हैं, मगर चूटियों को ज़्यादा फिक्र नहीं पड़ती है। सर्दियों की आमद से पहले वो अपना ज़ेर ज़मीन पूरा खुराक का निज़ाम बना लेते हैं। तो हमारे लिए छोटे झटके, इसमें हमारे लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है, एक अच्छा मौका भी है, कुछ हमें इसके फ़वाइद हैं मगर काफ़ी इसके खदशात भी हैं। फ़ायदा हमारे लिए एक जो विंड फॉल कह लें खुद ही हो गया, उसमें हमारा कोई खुद कुछ करना नहीं था, वो ये है कि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है। हम तकरीबन जो है एक्सपोर्ट्स हमारी कोई $27 बिलियन के करीब इस दफ़ा हो चुकी हैं, तो ये $20 बिलियन ज़्यादा उसकी हमारी $45 बिलियन के डॉलर इंपोर्ट्स हैं। सो $45 बिलियन में से $3 से $5 बिलियन का हमारी इंपोर्ट बिल कम हो सकता है, क्योंकि ऑयल भी ऑलरेडी जो है वो $7-8 जो है वो 7% के करीब जो है ऑयल की कीमत नीचे आ गई। हमारे 15 से 18% $18 बिलियन की तो सिर्फ ऑयल इंपोर्ट्स हैं, तो वो एक हमें फ़ायदा हो गया है। दूसरा, इस दफ़ा हमारी फसलें कम रही हैं, वैसे भी हमारा एडिबल ऑयल और कपास और शायद गंदम भी इस दफ़ा हमें ये इंपोर्ट करनी पड़े, तो वो हमें ये $3 से $5-7 के दरमियान फ़र्क पड़ सकता है, फ़ायदा हो जाए। पहले रीनेगोशिएट कर लेगा, अच्छी बात है। हमारा एक अच्छा केस बनता है कि हमारी जो वेटेड टैरिफ है वो जो कैलकुलेट किया गया है एक बेतुके फार्मूले के ज़रिए, 58% टैरिफ्स नहीं है, वो हमारी जो वेटेड टैरिफ है, एक दूसरा असली पैमाना जो है वो सिर्फ 7% टैरिफ हम जो है अमेरिका पे लगाते हैं, अमेरिका हमारे ऊपर 9% लगाता है। तो हमारे पास है लेवरेज, हमारा उतना भारत जितना नहीं है, मगर सिर्फ उम्मीद ये की जाती है कि हमारी जो टीम जाए तैयारी करके जाए, ये सिर्फ जल्दी जाने में नहीं, तैयारी होना बड़ी ज़रूरी है। और अभी तक हमें किन बातों पे वो बात करेंगे अमेरिका से, इसके अभी कोई वाज़ेह सबूत नहीं दिए, मगर ये क्लियर है कि हमें कुछ चीज़ें डोमेस्टिकली करनी चाहिए। एक तो ये है हमारे लिए कि टैरिफ वॉर के नतीजे में पूरी दुनिया में लोग अपनी कंज्यूमर मार्केट्स जो है ना वो नई मंडियां तलाश कर रहे हैं कि जब अमेरिका में अगर बहुत ज़्यादा टैक्सेस टैरिफ्स आ जाएंगे तो अगर अमेरिका नहीं भेजना तो कहाँ भेजना है, कहाँ से लेना है और कहाँ देना है। सो कनाडा फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका को नहीं देगा तो वो किन को देगा, वो डंपिंग भी होगी, इसलिए ज़्यादा भी ये भी ख्याल करना है कि वक्त से पहले बहुत ज़्यादा किसी का माल ना ख़रीद लिया जाए। फिर मगर ये डाइवर्सिफाई भी किया जा सकता है कि आप हम जो 3-4 मुल्कों तक ही महदूद होकर रह गए हुए हैं, हमारा ज़्यादातर जो डिपेंडेंस है, जो मेजर हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर है बड़े फिक्स्ड, तो ये मौका है हम डाइवर्सिफाई करें। उसके लिए मगर बड़ा सोच विचार चाहिए, अक्ल चाहिए, जिसकी एक कमी लगती है। दूसरा सबसे ज़्यादा जो उसके लिए चाहिए, अपना हाउस इन ऑर्डर और सियासी इस्तेहकाम चाहिए। अब आ जाता हूँ आपके असली सवाल पे कि PTI जो है इस वक्त जो भी अभी उस पर भी आते हैं, मगर PTI का इस वक्त ये कहना कि वो सड़कों पे जा रहे हैं, उनकी तरफ से यही पैगाम आ रहा है कि जनाब क्योंकि इमरान खान से मीटिंग नहीं की जा रही, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो वो सड़कों पे ही जाएंगे। तो उनको चॉइस भी नहीं दी गई है। मगर ये इस वक्त जो खित्ते के हालात हैं कि ईरान के साथ जंग की धमकियां अमेरिका और इसराइल दे रहे हैं, फिर अफ़गानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात भी कोई बेहतर नहीं है, और इंडिया हमारा दुश्मन तो है ही। खित्ते के हालात और आलमी हालात देखते हुए हमें इस वक्त इस्तेहकाम चाहिए कि हमें यहाँ पे लोगों को अपना घर दुरुस्त करना चाहिए, रिफॉर्म चाहिए। रिफॉर्म के लिए इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए।
सही है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए आमिर साहब कि तहरीकें तो तब कामयाब हुआ करती हैं कि जब पैगाम रसानी कुछ दुरुस्त हो, मकबूलियत हो या दीगर मामला दुरुस्त हों, मगर पार्टी के अंदर ही अगर पार्टीशन हो जाए, एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा हो जाए, एक दूसरे के खिलाफ इख्तलाफात की खबरें बीच चौक चौराहे के अंदर आ जाएं, तो फिर ऐसे मामलात के बाद ना तो अवामी मकबूलियत रहती है, ना फिर तहरीकें कामयाब होती, तो कैसे करेगी पीटीआई फिर? जी, पीटीआई का एक तो ये हमेशा से ये एक मसला रहा है कि इनकी अंदर की लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं होती। पहले इमरान खान मौजूद थे जो कि इसको डील कर लेते थे डे टू डे, तो किसी को चुप करा दिया, किसी को बिठा दिया, किसी को बाहर निकाल दिया। तो अभी क्योंकि वो उनके साथ राब्ता नहीं है, जेल में हैं, तो वजह भी समझ आती है कि ये बढ़ गई हैं और लड़ाइयाँ बड़ी पैटी हैं। क्लियरली दो ग्रुप्स बने हुए हैं, एक में जो है अली अमीन गंडापुर हैं, उसके साथ अब स्वाति साहब शामिल हो गए हैं और बैरिस्टर सैफ हैं। सो दूसरी तरफ जो है वो सलमान अकरम राजा हैं और जो है पंजाब की सो कॉल्ड लीडरशिप आ जाती है। सो एक दूसरे के खिलाफ जो जिसको मौका मिलता है कि इमरान खान से मुलाकात, और मुलाकात उन लोगों की होती है जो जिनको आशीर्वाद हासिल है इस्लामाबाद की या पिंडी की, तो उनकी मुलाकात हो जाती है। वो फिर बाहर आके बताते हैं सही या गलत के खान साहब ने ये बताया। तो ज़्यादा जो मुस्तनद इतलाएँ हैं वो जाहिर है उनकी फैमिली से की है, फैमिली की मुलाकात होती नहीं है, तो इसलिए ये कन्फ्यूजन रहता है और ये रहेगा। एक जाविया ये है कि ये बचकाना तरीका है, जब तक अंदरूनी लड़ाइयाँ रहेंगी तो ये बैरूनी लड़ाई क्या लड़ेंगे। एक दूसरा जाविया देखने का है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ आप देखें पीपल्स पार्टी और जो है नून लीग जो है, इन्होंने पीपल्स पार्टी की सूरत में तो आप समझ लें कि तकरीबन कोई अब क्या 55-60 साल हो गए हैं, 30 और 25-55 साल के, उस 55 साल में जाके उनके यहाँ ये इस्टेब्लिश हुआ है। और राशिद जरदारी साहब को भी 2008 से ले लें तो वो 17 साल हो गए। तो अच्छी बात है उनकी, ये एक वहाँ टोटली फिरौनियत हो गई है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने जो कह दिया नीचे कोई बोल ही नहीं सकता, वो आसिफ जरदारी ने कह दिया जो बिल्कुल बोल ही नहीं सकता। पीपल्स, मैं समझता हूँ पीटीआई की या किसी भी सियासी पार्टी के अंदर अंदरूनी अगर बहसें होती हैं, ये एक दूसरे से लड़ाई वड़ाई होती है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। पीटीआई के अंदर एक खौफनाक और बहुत बड़ी जो तब्दीली है, ये जिसको मैं मुस्बत तब्दीली समझता हूँ, कुछ उसकी खराबियाँ भी हैं, वो उसका वोटर है। अब वो वोटर जो है वो इमरान खान के ऊपर भी प्रेशर है, काफ़ी सारी चीज़ें इमरान खान भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं चलते, उनको अपने वोटर का मूड देखना पड़ता है। ये जो 26 नवंबर को था, वो लीडरशिप सारी यहाँ से दौड़ना चाहती थी, उनका वर्कर नहीं जाना चाहता था, तो वर्कर एक बहुत बड़ा प्रेशर है जिसको तमाम लीडरशिप को देखना पड़ता है कि वो क्या सोच रहा है। इवन मैं समझता हूँ ये कहा तो जाता है कि जनाब ऑफ कोर्स वो इमरान खान की सुनते हैं, मगर इमरान खान को भी उनकी देखनी पड़ेगी। मुझे ये कश्मीर में सूरत हाल है कि वहाँ पे एक ज़माने में गिलानी साहब का बहुत रोब था, हुर्रियत के जो मरहूम लीडर थे, मगर मुझे मौका मिला एक दफ़ा श्रीनगर जाने का, तो मैंने एक मुलाकात उनकी यूथ के साथ देखी। अच्छा। तो यूथ उनकी जो कश्मीरी थी, उन्होंने कहा जी हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि आप हक के साथ खड़े हुए हैं। अगर आप भी हमें कहीं नज़र आए हक से इधर उधर होके जो उनकी हक की तशरीह थी, तो हमारा आपसे भी इख्तलाफ है। तो पीटीआई के अंदर भी अब सूरत हाल है कि गलत और सही जो भी उनके पीटीआई की वो है वर्कर की तशरीह, वो अपने उसके मुताबिक पीटीआई को चलना पड़ रहा है। और यही मौका आ रहा है कि इनको लीडरों को आदत पड़ जाती है लीड करने की, या लीड करने के क्रीडेंशियल्स नहीं है। सो ये डिपेंड करता है कि ये क्या वो है, मगर ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इन हालात में दोनों साइड्स को ये देखना पड़ेगा कि जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं और हमें हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है। हम अगर अच्छी पोजीशन में पाकिस्तान में नहीं होंगे तो अपना केस रीनिगोशिएट नहीं कर सकेंगे अमेरिका के साथ, बड़े चैलेंजेस और चैलेंजेस को सामना नहीं कर सकते। उसके लिए अमन सुकून चाहिए। कल एक मादनियात की कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, बहुत बड़े पैमाने पे बताया जा रहा है कि जिसके अंदर अमेरिकी लोग भी आ रहे हैं, मगर उसके लिए एक माहौल बनाना बड़ा जरूरी है। चलिए ठीक है, ये जितनी अलार्मिंग गुफ्तगू और जो बैरूनी चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश और खासतौर पर हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड जो सूरत हाल है,
ब्रेक लेंगे, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो माहिर मैशत हमारे साथ हारून शरीफ साहब मौजूद होंगे। बहुत सारी अहम गुफ्तगू इसी मामले के ऊपर कि जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को किस तरह से निपटना होगा, क्या करना होगा, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो कर रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। स्टे विद अस। के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। इस वक्त हम पाकिस्तान की इकॉनमी के मुतालिक गुफ्तगू करने जा रहे हैं और माहिर मैशत हारून शरीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। आमिर साहब, जहां पर ट्रंप के जारहाना फैसलों ने पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को मुतासिर किया है, वहीं पर हमने देखा अमरीका भी इससे मुतासिर है, अरब कंट्रीज भी इससे शदीद मुतासिर है, मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क जिन्होंने अभी तरक्की के प्रोसेस की तरफ बढ़ना होता है, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। हमें क्या करना पड़ेगा अभी? जी, जाहिर है हमने तो अपने मुफाद के मुताबिक देखना है, मगर ये बहुत बड़ा वाक़या है। ये कहा जा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 80 साल के बाद दुनिया की सियासी वर्ल्ड ऑर्डर और इकनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना वो तब्दील होने जा रहा है। और गालबन आप कह सकते हैं कि बर्लिन वॉल की गिरावट के बाद जो है, गिरने के बाद ये सबसे बड़ा वाक़या है और पूरी दुनिया उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर रही है। तो वैसे तो ये ग्लोबल टैरिफ वॉर है जिसमें के बड़े प्लेयर्स की है, मगर ज़ाहिर है हमने अपने मफाद के मुताबिक देखना है कि हमारे लिए, मैं हारून साहब हमारे साथ हैं मौजूद, हारून बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं सिर्फ नाजरीन के लिए कि हमारे लिए जो है इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी, मौका भी हो सकता है दुरुस्तगी करने का भी और इससे फ़ायदा उठाने का भी, और अगर हमने सही स्टेप्स ना लिए तो हमारे लिए कुछ इसके अंदर खदशात भी हैं। हमारी अमेरिका के साथ जो ट्रेड है वो तकरीबन $7 बिलियन की है, $5.5 अरब के करीब हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि $3 बिलियन का हमारा उनकी तरफ सरप्लस है, और $2 बिलियन की इंपोर्ट्स हैं। तो हमारे ऊपर उन्होंने जो टैरिफ 29% किया है, फार्मूला उन्होंने वैसे पूरी दुनिया में एक मजाक उड़ाया जा रहा है कि एक अजीब तरीके से बना के डेफिसिट को एक्सपोर्ट के साथ मल्टीप्लाई करके 2 से माइनस करके निकाल दिया है। हालांकि हमारी जो उनके साथ वेटेड जो बताई जा रहा है टैरिफ वो कोई 7% के करीब है, ज़्यादा नहीं है। बहरहाल दुनिया में इस वक्त 2 किस्म के ट्रेंड चल रहे हैं। एक वो जैसे कि चीन और थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन भी गामजन है, कनाडा भी उसके अंदर आता है, जो कि रिटेलिएट कर रहे हैं, वो उनके साथ अमेरिका के साथ मुकाबला कर रहे हैं। बाकी एक लिस्ट है ज़्यादातर मुल्कों की 50 के करीब जो कि निगोशिएट कर रहे हैं। तो हम भी निगोशिएट करने वालों में हैं शामिल, और उम्मीद है कि शायद ठीक हो जाए। तो हारून, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटियाँ और क्या खदशात हैं वो ज़रा हमें बताएं। जी, बहुत शुक्रिया। देखें, पहले तो मैं सबसे जब इस पे बात करता हूं तो हमें थोड़ा सा समझना है कि ये उन्होंने एक ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को थ्रेट कैसे किया है। देखिए, इसमें बहुत अरसे से, कोई 40 बरस से ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात हो रही है, कंपैरेटिव एडवांटेज की बात हो रही है। ये ग्लोबलाइजेशन सारी वहीं से इमर्ज हुई कि अगर कोई मुल्क अच्छी चीज़ बनाता है, सस्ती बनाता है, तो आप वहाँ से लीजिए, बजाय इसके कि आप खुद बनाइए और अपनी ट्रेड के जो ट्रांजिट है उसको लिबरलाइज कर दीजिए। ये जो ट्रम्प साहब ने किया है, उन्होंने सबसे पहले तो लिबरलाइजेशन को हिट करके एक प्रोटेक्शन की तरफ स्टेप लिया है कि जी मैं नहीं मानता इसको कंपैरेटिव एडवांटेज को, आप मेरे से ज़्यादा चीज़ें बेचते हैं, हमसे कम लेते हैं, आप रेसिप्रोसिटी कीजिए। दूसरा, उन्होंने एक मल्टीलैटरल सिस्टम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जो टैरिफ्स के ऊपर कंसल्टेशन करता है, मुल्कों से मुतय्यन करता है, रूल्स ऑफ द गेम बनाता है, उन्होंने उसको बाईपास कर दिया, एक्चुअली उसको इन ए वे डिसबैंड कर दिया। तीसरी थ्रेट उन्होंने ये दिया कि उन्होंने एक पूरी दुनिया में बेयकीनी की फजा कायम कर दी है कि लोगों ने जो प्लानिंग की हुई थी, ऑर्डर्स बेचने की, प्राइसिंग की हुई थी, आगे बेचने की हुई थी, टैरिफ बेसिकली एक टैक्स है जो इवेंचुअली अमेरिकन कंज्यूमर पे करेगा। तो उन्होंने इस बेयकीनी में बहुत सी डिसरप्शन क्रिएट कर दी है। अब हैविंग सेड दैट, आई नाउ कम टू पाकिस्तान। देखिए, अमेरिका एक बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, वो बहुत चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वो इन तरीकों से अपना ट्रेड डेफिसिट और बजट डेफिसिट भरना चाहते हैं
तो ये ज्यादा देर लास्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी बंदा इतनी अनसर्टेनिटी में अपनी फैक्ट्रियां वहां शिफ्ट नहीं कर देगा। एप्पल अलोन 90% फोन चीन में बनाता है, अगर वो शिफ्ट करते हैं तो उनको 5 साल लगेंगे 10% को शिफ्ट करने में। सो इट्स नॉट दैट इजी। जो पाकिस्तान के हालात हैं वो ये है कि हमारी 15% एक्सपोर्ट अमेरिका पे जाती है, जो हमारे लिए एक बड़ा नंबर है। उनके लिए $5 अरब बहुत कम नंबर है। इंडिया का 90 अरब है, चाइना का 326 बिलियन है, यूरोपियन यूनियन का 250 है। तो हम एक्चुअली उनकी तरफ तो इट डजंट मैटर। 0.16% उनकी ट्रेड के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट शामिल है। हम बहुत छोटी पार्टी है, प्लीज जारी रखिएगा। जी मैं ये कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी डील है कि अगर वहां डिमांड कंप्रेस होती है चीजें महंगी होने की वजह से, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो मैं पढ़ रहा हूं रिपोर्ट्स, वो तकरीबन 500 मिलियन से $1 अरब कम हो सकती है। ये तो है खतरात। तो इसके लिए एक रिएक्टिव कमेटी बन गई है, बात करेंगे, कुछ ले दे करेंगे, होपफुली कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का टैरिफ इतना हाई नहीं है, पाकिस्तान की एक सरप्लस है। लेकिन जो खतरनाक बात यह है कि वो रेसिप्रोसिटी की बात करते हैं तो वो कहेंगे कि आप, मेरा तो ट्रेड सरप्लस है आपका हमारे अगेंस्ट, चीन से आपका डेफिसिट क्यों है? आप जो चीजें चीन से लेते हैं आप उनकी बजाय हमसे लीजिए। जो उन्होंने बहुत से ममालिक को इंडिकेट किया है कि आप हमसे खरीदिए। तो देखते हैं कि अब इस पे क्या होता है। लेकिन मीडियम टर्म के अंदर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है कि वो ना सिर्फ अपनी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस बढ़ाए और नई मंडियां ढूंढ के डाइवर्सिफाई करें। हम जो एक ओल्ड स्कूल इकोनॉमिक इंडस्ट्री बेस्ड मॉडल पे चल रहे हैं, इससे हमारी एक्सपोर्ट खातिर नहीं बढ़ेगी। ये जो अपॉर्चुनिस्ट सब कह रहे हैं कि जी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकलेगी, बांग्लादेश से कम हो जाएगी, वियतनाम से कम। आप वियतनाम का एक्सपोर्ट मिक्स तो देखिए, उसके अंदर 70% टेक्नोलॉजी है। हाँ, हमारा कंपटीशन बांग्लादेश से है, उसका इतना फर्क नहीं। हम 5.5 अरब के कपड़े बेचते हैं, बांग्लादेश तकरीबन 8.5 के बेचता है। ये जो अपॉर्चुनिस्ट बात कर रहे हैं कि जी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं उससे इख्तलाफ इसलिए करता हूं कि आपके पास ना तो ट्रेड सरप्लस है, ना आपने कैपेसिटी टेक्सटाइल वगैरह में एनहेंस की हुई है, और अगर करने आज भी जाते हैं तो उसको 3 से 5 साल लगेंगे, कल तो नहीं हो जाएगी। ये हमें लॉन्ग टर्म की एक गेम। मैं हारून जो इसमें जो नुकसानात और फवायद की बात कर रहा था, तो एक फ़ायदा जो कहा जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान का हमारा ट्रेड गैप है, हमारी एक्सपोर्ट से 18 से 20 बिलियन इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑयल और फूड कमोडिटीज़ जो हैं वो सस्ती होने जा रही हैं, डिमांड भी कम हो जाएगी। दूसरा, अमेरिका की बजाय शायद डंपिंग हो, ब्राज़ील या दूसरे कई ममालिक हैं, ये सस्ती होने का इम्कान है। ऑयल पहले ही तकरीबन 7% जो है उसकी प्राइस जो है नीचे आ चुकी भी है। तो हमारी ऑयल एनर्जी की इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो कहा जा रहा है $3 से $5 बिलियन का हमारा इंपोर्ट बिल कम से कम शॉर्ट टर्म में कम हो जाएगा। और क्योंकि वैसे ही दुनिया में इसका एक रिसेशन जो होने जा रहा है, तो आगे चल के पता नहीं क्या हो। फिलहाल ये एक फ़ायदा तो हमें हो रहा है। जी, दुनिया में आई डिसएग्री के रिसेशन होने जा रहा है। दुनिया के बहुत से ममालिक को इकोनॉमिक शॉक्स जरूर लगने वाले हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी इससे रिसेशन में अभी चली जाएगी। हाँ, ये जो पाकिस्तान को दूसरों की स्लो डाउन होने से कीमतों के गिरने का फायदा होगा, इसमें हमारा तो कोई कमाल नहीं है। सो वी शुड बी ग्रेटफुल टू मिस्टर ट्रम्प कि उन्होंने कुछ ममालिक के ऊपर स्लो डाउन कर दिया, जिससे कंजम्पशन कम हो जाएगी। लेकिन हमें देखने की बात यह है कि हम एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन अब रख पाते हैं। मसलन मैं आपको सही अपॉर्चुनिटी जो मैं समझ पाया हूं, एक अपॉर्चुनिटी ये है कि बहुत से लोग अमेरिका और चीन से इस वक्त डिसइन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी वॉर के अंदर वो कोलैटरल डैमेज नहीं बनना चाह रहे, खास तौर पे ईस्ट एशिया के ममालिक। कैन वी पुट समथिंग ऑन टेबल फॉर देम कि जी आप हमारे साथ जॉइंट वेंचर्स करके आ जाएं। ये जो रीलोकेशन होती है वो बहुत रिस्की है। कल को अमेरिका उसकी फैक्ट्रीज का ओरिजिन के ऊपर बड़े आराम से सवाल कर सकता है, जॉइंट वेंचर्स पे वो सवाल नहीं कर सकते। एक तो ये है।
दूसरा ये है, हमें बड़ा सीरियस सवाल लेना है कि जो हम एक्सपोर्ट की कंपोजिशन है जिसमें 60% टेक्सटाइल है और कुछ लेदर गुड्स हैं और दूसरी हैं, आया हम इस पे सरवाइव कर सकते हैं या हमने अब सर्विसेज सेक्टर को और मॉडर्न तरीके के नॉलेज प्रोडक्ट्स को गेम में लाना है। अब ये थिंकिंग करने की कैपेबिलिटी हुकूमत या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में तो नहीं है। मैंने कल भी एक वजीर साहब थे मेरे साथ प्रोग्राम में, आगे मैं तो करता सोलो लेकिन वो नसीम के प्रोग्राम में थे, तो वहां मैंने उनसे कहा कि जी आप ये जो डिसबैंड करें जो आपके कॉमर्स के इदारे हैं, कोई TDAP बनाया हुआ है, कोई ट्रेनिंग एकेडमीज है, और 20-25 लोगों का डेडिकेटेड ग्रुप बनाएं। ये जो टास्क फोर्सेस और वर्किंग ग्रुप्स का काम नहीं है, ये 24/7 एक्सपर्ट्स को आपको बताना है चीन क्या कर रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है, EU कैसे रिपोजिशन कर रहा है, हम कहां फिट होते हैं। ये चीजें बहुत इन डेप्थ काम और एक्सपर्टीज मांगती हैं और पाकिस्तान को करनी चाहिए अगर हमने इकोनॉमिक शॉक से बचना है। मैं हारून ये कह रहा था जो रिसेशन शायद सही लफ्ज नहीं है, कि JP मॉर्गन जैसे इदारे कह रहे हैं कि 60% इम्कान है कि स्लो डाउन वर्ल्ड इकॉनमी कर जाए, और अमेरिका में चूँकि इसका मकसद बुनियादी ट्रम्प साहब समझ रहे हैं कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग शायद इम्प्रूव होगी, तो वो अरसा लग जाएगा। इस दौरान में उनकी अमेरिका क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया का $18 ट्रिलियन की तो उनकी अपनी कंज्यूमर मार्केट है, तो उनके यहाँ स्लो डाउन से दुनिया भर में स्लो डाउन होगा जिसका इम्पैक्ट है। मगर मैं जो कह रहा था मौका ख़ास तौर पे, चूँकि पूरी दुनिया इस वक्त अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है मार्केट्स के हवाले से। कनाडा जब अमेरिका को नहीं देगा तो किसको देगा, ब्राज़ील के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, यूरोप देख रहा है कि अगर अमेरिका को नहीं ये माल जा सकता और ज़्यादा टैरिफ्स हो गए हैं तो शायद चीन को देना है, नहीं देना। तो ये एक मौका है पूरी दुनिया में, वो गौर फिक्र कर रहे हैं कि इसमें अपनी जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को कैसे डाइवर्सिफाई तब्दील करना है बदलते हुए हालात में। इस हवाले से कैसे देखते हैं आप? जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक तो मौका प्रोडक्शन की पार्टनरशिप्स का, बट एट द सेम टाइम नई मंडियों की जरूरियात समझ के वहां पे अपने मुताबिक चीजें बनाने का है। आई डोंट इवन रूल आउट कि अगर हम थोड़ी सी माइंड को ओपन करके बात करें, तो मैं तो अपने ईस्टर्न बॉर्डर की ट्रेड के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, क्योंकि उनका 90 बिलियन का अमेरिका में एक्सपोजर है, तो वहां भी ओपनिंग की जा सकती है और कोई खित्ते के अंदर एक मार्केट को डेवलप किया। लेकिन उस पर लीडरशिप कौन लेगा, उसके अंदर मेहनत कौन करेगा, और उसके अंदर एंगेजमेंट जो डिप्लोमेसी की चाहिए सलाहियत कौन करेगा, ये हमारी कैपेबिलिटी के सवालिया निशान है। अगर हम स्पेस को ओपन अप कर दें और जिन लोगों को ये काम आता है उनको डेलीगेट करें, तो कोई वजह, देखिए हमारा बेसलाइन बहुत कम है। $30 अरब की एक्सपोर्ट ग्लोबल सीन में नीदर हियर नॉर देयर। इसको 30 से 50-60 पे तो लाया जा सकता है, लेकिन उससे आगे ले जाना एक मुश्किल काम होगा। लेकिन इसको 30 से 50-60 पे ले जाने के लिए भी जो आपके जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बस का रोग तो नहीं है। आई विल बी वेरी कैंडिड, वो कहां से कर लेंगे? वो तो एक कट पेस्ट की कंसल्टेंट की प्राइवेट प्रेजेंटेशन के आगे दे कांट वर्क। आई एम सॉरी टू से दैट। बिल्कुल, ये हमारे यहाँ ये मुझे डिस्कोर्स भी नहीं नजर आया अभी तक, सिवाय इस खबर के कि वो एक टीम भेज रहे हैं जो कि नेगोशिएट करेगा। पर इसके जो मुज़बरात कि ये खित्ते के हवाले से जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, या ग्लोबल लेवल पे इसको हमने क्या डील करना है, हमारे लिए कैसे ये अच्छा बुरा हो सकता है, क्योंकि ये इसका पार्लियामेंट में भी और मीडिया में भी आई एम सॉरी कि बड़ी कम बहस हो रही है। एक और जो मैं आपकी चाहूँगा कि आप हमें ज़रा गाइड करें कि अमेरिका की जो एक्सपोर्ट करती हैं दुनिया में जो ममालिक, EU और चीन के बाद वो तीसरा बड़ा मुल्क लोगों के लिए हैरानी होगी कि वो वियतनाम है, और जिसके ऊपर बहुत हाईएस्ट जो है ना इस वक्त जो है ना टैरिफ लगे हैं। और वो बेसिकली चाइना की जो ऊपर टैरिफ्स थे वो एक बैकडोर था कि मैक्सिको और वियतनाम के ज़रिए चीनी माल भेजा जाता था। मगर ये बहस अब हो रही है, एक तो वो हमारा कंपेटिटर भी है एक टेक्सटाइल के अंदर, दूसरा उनको बड़ा धचका लगने से ये भी सोचा जा रहा है कि चीन भी डाइवर्सिफाई करेगा और हमारे जैसे मुल्क अगर हम तैयार हों
हम अगर हमारी यहाँ माहौल बेहतर हो, निज़ाम बेहतर हो, सस्ती बिजली हो और कोई बिल्कुल स्टेबल एनवायरनमेंट हो तो अपॉर्चुनिटी है। ये इस बात का क्या, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आसान जवाब तो है कि नहीं है, मगर क्या करना चाहिए? जी, इसमें पहले तो मैं कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर करता हूं। वियतनाम की जो ओवरऑल ग्लोबल एक्सपोर्ट है उसका 29.4% अमेरिका को जाता है। जो चीन की इस वक्त है एक्सपोर्ट टू द यूएस, वो 22% 2018 में थी और वो गिर के 16.4 पे आ गई। इसका मतलब क्या है कि चीन की डिपेंडेंस अमेरिका की मार्केट पे कम हो गई है। वॉल्यूम बहुत बड़ा है लेकिन गिर रहा है बतदरीज। वियतनाम जो है वो अफोर्ड नहीं करता कि उनकी 30% जहां एक्सपोर्ट जा रही है वहां पर उनके ऊपर टैरिफ की वजह से वो उसके अंदर कोई शॉक लगे। वियतनाम की तो गोल्डमैन सैक्स वगैरह जो जीडीपी है उसके अंदर 2% की डिक्लाइन दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्राइवेट इक्विटी की और स्टॉक मार्केट्स ने क्रैश भी किया है ना। वियतनाम ने तो ओपन अप ऑफर कर दिए कि जी हम अमेरिका पे 0 टैरिफ करते हैं, लेकिन आप प्लीज हमारी एक्सपोर्ट को ना रोकिए। जो पाकिस्तान की टीम वहां जा रही है, मैंने उनको अजराए मजाक पूछा है कि आप तो जा रहे हैं लेकिन कोई वहां रिसीव करने वाला भी है कि नहीं है। देखिए ना, पूरी दुनिया के ममालिक एंगेज कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमें जल्दी करनी चाहिए, हमें तैयारी करके एक गेम प्लान टेबल पे रखना चाहिए कि और दोस्त ममालिक खास तौर पे चीन से और ईयू से हमें बात करनी चाहिए कि हमारी क्या अप्रोच हो सकती है। जो आप ये कह रहे हैं तो 3-4 मुल्क जो टॉप 5 कंट्रीज हैं जो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है वियतनाम, चीन, ईयू, यूके और पार्टली इंडिया, इनके ऊपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है। अब उस प्रेशर के आने से अगर उनकी डिमांड कंप्रेस होती है, क्या पाकिस्तान उसमें फिट कर सकता है? और जो आपने बात की चीजों की, इसको मैं क्लब कर दूं, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इसके लिए तैयार है कि इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो और हमारी तरफ देखें? यहां पर हमें लीडरशिप दिखाने की जरूरत है। मैं फिर भी मिसाल देता हूं, जैसे 26वीं तरमीम की थी, इस वक्त इकट्ठे हों इस पे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जा सकता है। जिस तरह आपने अभी इंडिया का जिक्र किया कि 5वां बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका के वो है, $90 बिलियन के करीब उनकी ट्रेड है, तो मगर इंडिया वो है, मैं जयशंकर को सुन रहा था, वो इतने फिक्रमंद नहीं है क्योंकि उनका पहले ही अमेरिका से 2-1 साल से कई सालों से बायलैटरल का एक नेगोशिएशन जारी थी जो कि अक्टूबर में वैसे ही उनकी होने वाली थी, तो वो इसको इसी पैराए में करके अपना बायलैटरल कर लें। इंडिया की जाहिर है वो ट्रेड तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि नंबर्स ज़्यादा हैं, मगर उनका लेवरेज कम से कम हमारे मुकाबले में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और एज अ बिग कंज्यूमर मार्केट जो है बड़ा ज़्यादा है। हमारा जो ये आप कह रहे हैं कि जल्दी में एकदम भाग के जाने में, होमवर्क करके, सलाह मशवरा करके, एक जो है स्टेक होल्डर्स को साथ लेके बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। मगर मैं जो आप कह रहे हैं ना, इसके लिए डोमेस्टिक स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम जो है सियासी बहुत और मुआशी बड़ा ज़रूरी है। मैं आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो है सरबराह रहे हुए हैं, मैं देख रहा था कि कल बड़ी अच्छी बात है कि कल से यहाँ एक मादनियात की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं उसका टाइमिंग सोच रहा था कि ज़्यादातर मादनियात जो हैं वो बलूचिस्तान में और केपी में हैं। इसमें अच्छी बात है कि अमेरिकी भी बड़े लोग आ रहे हैं और उसका बहुत ज़्यादा ढोल भी पीटा जा रहा है और अच्छी बात है, मैं इसको मुस्बत देख रहा हूँ। मगर मैं उसकी देख रहा हूँ कि जो टाइमिंग है और ख़ास तौर पे इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर सियासी वहाँ पे मसाइल चल रहे हैं, केपी के अंदर जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तो जो भी आएंगे सबसे पहली चीज़ वो अपॉर्चुनिटी के अंदर पूछते हैं कि जनाब यहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है। तो ये जो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इन्होंने ये गौर नहीं किया। ज़ाहिर पहले शुरू हुआ था मगर फिर भी क्या वहाँ आप देखते हैं प्रॉस्पेक्ट्स? जी देखिए, पाकिस्तान की जो बदकिस्मती यही है कि जो लोग बातचीत करते हैं उनका रियलिटी से ताल्लुक नहीं होता। आइडियली तो ये कॉन्फ्रेंस क्वेटा में होनी चाहिए थी, जो गढ़ है ऐसी चीज़ों का, और फील्ड विजिट्स होते, लोग देखते करते, लेकिन वो तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है।
तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्फ्रेंस होगी जिसके अंदर पाकिस्तान का जो हम कब से पोटेंशियल बेचते आ रहे हैं विल पुट ऑन टेबल के जी हमारा बड़ा पोटेंशियल है, तो आप आइए हम ये कंसेशंस ऑफर कर देंगे। हाँ, अमेरिकन आ रहे हैं। अमेरिकन इस वक्त पूरी दुनिया में ये जो मादनियात है इसको हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं, जो जमीन के नीचे होती है, तो उनका एक इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म पोजीशंस लेने के लिए। सऊदीज का एक इंटरेस्ट है स्ट्रेटेजिकली बलूचिस्तान में पोजीशन लेने के लिए। वो लोग उसको स्ट्रेटेजिकली देखेंगे, लेकिन फिजिकली तो इस वक्त वहां पर काम करना इज इम्पॉसिबल, और हर इन्वेस्टर को पता है। और इसको रिवाइव करना अब अनफॉर्चुनेटली एक लॉन्ग टर्म प्रोपोजिशन बन चुका है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, कल कुछ चीनी मुझे मिलने आ रहे हैं, उनसे भी हम यही बात कर रहे हैं कि आप जो मंडियां स्मूथ हैं, जो सेफ हैं, जो काम कर रही हैं, उनको यूज कीजिए। हम आपको बिलावजह एडवाइस नहीं करेंगे कि आप जहां सिक्योरिटी के हालात खराब है वहां जाके काम करें, ये नेचुरल है। तो अब पाकिस्तान की इसकी टाइमिंग जो है वो ये है कि इसका एक पॉपुलिस्ट मीडिया इम्पैक्ट, लोगों के इंटरव्यूज होंगे, बट कैन दिस कॉन्फ्रेंस कन्वर्ट दिस डायलॉग इनटू ए डील? दैट इज वेरी अनलाइकली। बहरहाल इसके साथ मैं चाहूँगा इस वक्त, क्योंकि किसान हमारा पाकिस्तान का बड़ा परेशान है कि जो बताया जा रहा है कि फसलों की सूरत हाल पाँचों की पाँचों जो बड़ी फसलें हैं वो गिरावट का शिकार हैं, और कपास के जो फिगर आ रहे हैं वो 33% आ रहे हैं। गंदम की भी कोई अच्छी खबरी नहीं आ रही, 30 से 40-45% तक कमी आ रही है। और रेट जो बताया जा रहा है, पिछले साल भी गंदम के स्पोर्ट प्राइस का वादा गवर्नमेंट ने करके 3800 वो नहीं खरीदी, और वो बहुत उसकी वजह से इस दफ़ा भी उसका कपास और बाकी फसलों पे भी असर पड़ा है। अभी वो दोबारा सरापा एहतजाज हैं। तो मैं हारून आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि दुनिया भर में जो फसलें, कपास और तमाम जो फसलें हैं वो कमोडिटी सस्ती हो रही हैं इस टैरिफ वॉर के अंदर। चले हमारा इंपोर्ट बिल तो कम हो जाएगा, मगर उससे फिर होता ये है कि हुकूमतें ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं कि बजाय इसके कि क्योंकि किसानों से सिर्फ क्रॉप नहीं ख़रीदना, वो 40% हमारी लेबर है, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट उससे जुड़ी होती है, उससे फिर और बड़ा कुछ जुड़ा होता है। कैसे देखते हैं ये आप पाकिस्तान की एग्री सेक्टर को इस क्राइसिस से मिला के? देखिए आमिर, पाकिस्तान की जो मईशत है वो पिछले 40 बरस से ना उसका ढांचा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके अंदर सर्विसेज बढ़ती गई हैं, जो 20% है वो ज़राअत और हमारा मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, वो 20% जो है, लेकिन वहां पे हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है 42% लोग उस सेक्टर में उनका रोजगार वाबस्ता है। अब आप जो इसके अंदर नेचुरल जो वेदर है उसके इम्पैक्ट्स हैं, ड्राउट की सिचुएशन है, बारिशें कम हुई हैं उसका इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज की फ्लडिंग का इम्पैक्ट है। पैसा आपने कभी आज पिछले 10-1 बरस में कभी ज़री तरक्याती बैंक का नाम कभी सुना भी नहीं होगा। सो देयर इज नो बैंकिंग सपोर्ट टू दैट सेक्टर एज वेल, और ये हुकूमत जो है उसके पास तो वैसे ही पीएसडीपी टाइप में और एडीपीज में सड़कें बनाने के अलावा पैसा नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने उसको उठाना है तो रिसर्च कौन करेगा, उनको क्रेडिट कौन देगा, बीज के ऊपर फराहमी कौन करेगा? ये हुकूमत के बस की चीजें नहीं है। ज़राअत के सेक्टर को बड़ा होलिस्टिकली देखने की जरूरत है कि इसको हम कैसे इसको उठा सकते हैं। ये ट्रेडिशनल डे टू डे चीजें कि एक सीजन में नीचे चले गए, ऊपर चले गए। हमारी कपास की ग्रेजुअल डिक्लाइन है, जहां 1200-1300 बिलियन की बेल्स होती थी मिलियन की, अब वो 12-13 बिलियन की, अब वो 7 की एवरेज पे आती जा रही है। अब ये चीजें हमें सोचनी है कि प्रोडक्टिविटी गिर रही है, तो ये तो चैलेंजेस असल हैं, लेकिन उन असल चैलेंजेस के ऊपर आई डाउटेड कि कोई डिबेट या रिसर्च करने पे हमारा पॉलिसी मेकर इस वक्त संजीदा है, ना ही डोनर्स इस पे काम करते हैं। तो वो एक इन ए वे मार्जिनलाइज सेक्टर बन गया अनफॉर्चुनेटली। मुझे कल साउथ पंजाब के कुछ लोगों ने कहा कि हमने कॉटन इंजीनियरिंग फैक्ट्रीज थी उनकी हमने बंद कर दी है, क्योंकि अब हमारे लिए इतनी कम सप्लाई में वो फिजिबल नहीं रही ना। तो ये चीजें हमें यकीनन सोचने की जरूरत है कि इस सेक्टर के अंदर पोटेंशियल भी है और वल्नरेबिलिटी भी है, एंड वी नीड टू गिव समबडी टू चैंपियन इट। वो अभी हमें नहीं दिखता।
जी, अब मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि ये वीकेंड से पहले जो है बिजली के अंदर बहुत ज़्यादा तमतराक से ढोल पीटा गया, प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया और तमाम कैबिनेट और तमाम जो आगे गवर्नमेंट के लोग बैठे तालियां बजा रहे थे, और फिर एक पीआर कैंपेन की गई कि जिस तरह एज इफ पाकिस्तान ने एक कोई वो कहते ना यूरेका कि जी सब मसाइल का हल हो गया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता खबरें पता चलना शुरू हुई कि ये सिर्फ जून तक है, फिर ये कि बेस लाइन में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा और शायद इतना इम्पैक्ट ना आए, और लार्जली उसका कि इतने फ़र्क से 49 रुपये से अभी भी 56 से 49 पे हुई है। इससे आपकी अच्छी बात है कि कम हुई है, मगर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपकी इकॉनमी रिवाइव कर जाए, इंडस्ट्री रिवाइव कर जाए और आवाम को, सार्फिन को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। क्या कहेंगे? देखिए, बात बड़ी क्लियर है। आपकी क्रेडिबिलिटी तब बनती है जब थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी आपके काम को इवेलुएट करके उसको या तारीफ करे या उसके अंदर करेक्शन बताए। जब हुकूमत अपना ढंढूरा खुद बेच रही है, मुझे तो बड़ा क्लियर दिखता है कि उनके पास दे डोंट हैव मच टू सेल। ये जो बिजली का होता है पूरी दुनिया के अंदर, ये बड़ी हद नेपरा के चेयरमैन लेवल का काम है कि आप इसको अनाउंस कर दें, गवर्नमेंट कैन गिव ए स्टेटमेंट, लेकिन ये पूरी कैबिनेट को 2 घंटे बिठा के एक फैन फेयर से बताना कि जो बिजली की कीमत दुगनी से बढ़ गई थी उसमें हमने 7 रुपए कम कर दिया है और बेस प्राइस को नहीं छुआ है, और अभी आप ऑयल की कीमतें गिर रही हैं, कल को ऊपर चली जाएंगी। अनलेस एंड अनटिल आप इससे निकले टोटल सिस्टम से इसको रिफॉर्म करें। देखिए, आपका सर्कुलर डेट की रिफॉर्म अभी तक स्टक है, हमारे लाइन लॉसेस अभी तक वही हैं, हमारे कलेक्शन फेलियर्स अभी तक वही हैं। असल रिफॉर्म तो आपकी वहां से है कि वहां से कमाओ और जो मिले आपको उसको पास ऑन करें, लेकिन मुश्किल रिफॉर्म्स तो ये मुल्क हमारे के जो लोग हैं, रूलिंग एलीट, उन्होंने ना की हैं पहले 20-30 साल में, ना करेंगे। मैंने तो सीधी सी बात की है, जो एक रियल एस्टेट नहीं बेच सकता अपने गेस्ट हाउसेज और गवर्नर हाउसेज, वो इस किस्म की पॉलिसी रिफॉर्म्स कहां से कर पाएंगे। सो यहां पर जो था ये अफसोसनाक है, काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। इतनी ज्यादा जो आपने फैन फेयर किया, इसकी जरूरत नहीं थी, मुनासिब भी नहीं लगता। दुनिया के लोग हमारी मैशत को हमसे कहीं ज्यादा समझते हैं। ये जो IMF वगैरह वाले आते हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पावर सेक्टर पे रिसर्च कर चुके हैं। सो इट्स नॉट अप्रोप्रिएट कि आप कहें कि जनाब दुनिया के लोग सब बेवकूफ हैं, जो हम कह रहे हैं वो उसको मान जाएंगे कि बड़ा कोई इनकलाब आ गया। आई डोंट सी एनी सच थिंग। हाँ, कीमतें गिरना बिल्कुल खुशाइंद है जैसे आपने कहा, और मजीद गिरनी चाहिए, लेकिन उसका इतना फैन फेयर करना कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ जाएगा, आई डोंट थिंक ये कोई डिग्निफाइड तरीका है इसको अनाउंस करना है। जी, लास्टली हारून के IMF का हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, बड़ी अच्छी बात है, मगर इज इट ओवर? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ख़ास तौर पे कि उनके इस एग्रीमेंट के बाद ये दुनिया का सियासी और मुआशी जो निज़ाम है, ये टैरिफ वॉर के बाद सब बदल गया है, हर चीज़ फ्लक्स में आ गई है। तो इस एग्रीमेंट का ये जो मौजूदा जो एक बड़ी आपने कहा बेयकीनी की फ़िज़ा, वाकई बेयकीनी है कि इसी वजह से 6 ट्रिलियन की अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई, पूरी दुनिया में इस वक्त इसके ट्रेमर्स चल रहे हैं। तो उस पैराए में इसको देखते हैं आप कि हमारा ये डील हो गई, अब आराम से सुकून से घर बैठ जाएं? देखिए, ये तो पहले भी 6 माह की हमारे पास थी ना जी, 6 माह के बाद दोबारा रिव्यू होना है। इसके अलावा बजट से पहले IMF की टीम ने आना है। एक टीम जिसने पहले गवर्नेंस ऑफ करप्शन की स्टडी की थी, वो उसके फेज 2 के लिए पाकिस्तान में आ चुकी है। सो IMF की ट्रांजैक्शन कॉस्ट डील करने की हमारी बहुत हाई है। लेकिन यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ है जो पिछला रिव्यू था, क्योंकि IMF ट्रेड लिबरलाइजेशन पे बिलीव करता है। उन्होंने कहा कि जी आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को कम करें अपने टैरिफ्स, राइट? अब अगर मैं पाकिस्तान की साइड पे हूं, मैं उनसे कहूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो है वो तो टैरिफ बढ़ा रहा है, तो तुम हमारे टैरिफ किस खुशी में कम करवा रहे हो? सिमिलरली आई वुड क्वेश्चन कि जो गवर्नेंस ऑफ करप्शन पे आप स्टडी कर रहे हैं, आपका क्या तजुर्बा है? हैव दे एवर डन एन इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट फॉर देमसेल्व्स, या किसी और मुल्क में कोई रिफॉर्म की हो? आई हैव नो आइडिया व्हाई मेरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो वॉशिंगटन बैठा है वो इसको साइन ऑफ कर देता है कि आप चले जाएं। सो ये इतना टाइम लेते हैं, हर इदारे के पास बैठते हैं, रिसर्च करते हैं, उनकी तो नौकरी है।
सो इस वक्त IMF जो है, आई एम श्योर दे वुड बी, अगर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हुकूमत के अंदर एक भी ट्रेड इकोनॉमिस्ट नहीं है, अगर हमारे पास कुछ क्रेडिबिलिटी के ट्रेड इकोनॉमिस्ट हो, तो अगले मिशन को पाकिस्तान कैन एक्चुअली निगोशिएट ऑन नंबर्स के दुनिया में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, ताकि IMF थोड़ा डिफेंसिव साइड पे जाए। अभी तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज वेरी हाई, और ये जो गवर्नेंस और करप्शन की स्टडी है, कल को इससे भी कोई प्रायर एक्शन निकल आए तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर तो बढ़ता चला जाएगा। ये तो ऑन गोइंग है। IMF के प्रोग्राम के अंदर आई डोंट थिंक कि एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की टीम जो है वो इसके अलावा कुछ और काम कर पाती है। लेकिन ये जो ग्लोबल तब्दीलियां हैं, पाकिस्तान को IMF के शेयर होल्डर्स के साथ एंगेज करना चाहिए, खासतौर पे यूरोपियन शेयर होल्डर्स के साथ, कि जनाब ये चीज है जिसके अंदर अब इसकी जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पे इंपैक्ट आएगा, आप हमें सपोर्ट करें IMF के बोर्ड में कि हम ये इन प्रायर एक्शंस को जरा प्रायोरिटी में आगे ले जाएं, बजाय इसके कि हमें सब कुछ फ्रंट लोड किया जाए। मैं पोस्ट स्क्रिप्ट भी पूछता जाऊं आपसे कि आगे बजट आ रहा है और पाकिस्तान की दाखिली और खित्ते की और दुनिया की खारजी सूरत जो भी हमने डिस्कस की है कि दुनिया का नक्शा 80 साल बाद कह लें, 50 साल बाद कह लें, बिल्कुल अपसाइड डाउन और बिल्कुल तब्दील होने जा रहा है। उस बजट में हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए और आपके ख्याल में क्या हमारी तरजीहात होनी चाहिए, क्या चीज़ें गवर्नमेंट को मद्देनजर रख के बजट बनाना चाहिए? देखें, आइडियली तो हुकूमत को अपने खर्चे कम करके स्पेस निकालनी चाहिए, लेकिन होगा वही कि आप PSDP का रहा सा पैसा मजीद काटेंगे और अपना खर्चा नहीं कम करेंगे। देखिए, स्पेस निकालें, जो बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, उसके लिए सेक्टर्स में डालें जो जॉब क्रिएट करते हैं। ये जो इतना बड़ा कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, इसको फाल बनाने के लिए सोच विचार करें। प्राइवेट सेक्टर को, पाकिस्तानी को अट्रैक्ट करें, बाहर से कौन आएगा इन हालात में जी। ताकि बजट जो है इस तरह के इंसेंटिव्स क्रिएट करे। लेकिन बजट के अंदर स्पेस बहुत कम है। अगर सरकार अपने अखराजात नहीं कम करती, इनके पास तो पेंशन पे करने के भी पैसे नहीं है। सो आई डोंट सी कि कोई मेजर होगा, वही प्रेशर आएगा कि आपसे असल सवाल तो ये होगा कि आप टैक्स एक्सपेंशन के लिए रिटेलर का, रियल एस्टेट वालों का और एग्रीकल्चर का क्या टारगेट रखते हैं सूबों के साथ मिलके, क्योंकि IMF के कानून पास करवा दिए हैं। अब ये रियलिस्टिक रख पाते हैं, उसको फंड अग्री करता है नहीं करता है, अब मेरा ख्याल डिबेट इस तरफ चली जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि खर्चे कम का बजट के अंदर कुछ भी आएगा। यहाँ तो कैबिनेट का साइज भी डबल हो गया है और लोग जो है धड़ाधड़ अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। फिर आखिरी बस मैं कहता जाऊं कि मेरा ख्याल है कि मुश्किल हालात मज़ीद इसलिए भी हैं कि गवर्नमेंट के अंदर और गवर्नमेंट के जो एलाइज हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर आपस में जो मज़ीद एक दरार आ गई है। पहले ही यहाँ किसी किस्म का भी कोई इस्लाहात नहीं कर पाई और दुनिया भर में ये कंसेंसस है कि बग़ैर इस्लाहात के आप अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं कर सकते। ये कमज़ोर गवर्नमेंट है जो कि छोटे काम नहीं कर रही। तो ये जो आप कह रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं और हमारी ख्वाहिशें हैं, ये पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। बाल उम्मीद कर मैं आपको दे रहा हूँ, ये हुकूमत को देने मैंने छोड़ दी। जी जी बिल्कुल, बस उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, अल्लाह खैर करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा वक्त को पाकिस्तान के लिए आ सके, बहुत शुक्रिया। थैंक सो मच। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब थैंक यू सो मच। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।